चलिए बच्चों, आप सब अभिनंदन है आज की इस ऑनलाइन क्लास में। और आज हमारा आंकड़ों का निरूपण का वीडियो भाग 3 है, यानी कि आज क्लास तीसरा है। ध्यान दीजिए। चलो बच्चों, अब आ गया हम लोगों का आज के ऑनलाइन क्लास का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न को ध्यान से देखो। नीचे लिखा है सही उत्तर दिए गए प्रश्नों की संख्या। यहाँ लिखा है छात्रों की संख्या। ये क्या कहता है? सही उत्तर दिए गए प्रश्नों की संख्या। जैसे ये दो छात्र हैं, तो दो छात्रों ने एक प्रश्न, सही उत्तर दिए गए प्रश्नों की संख्या कितना है? एक। तो एक प्रश्न का सही उत्तर दिया। जैसे ये दूसरा डिब्बा देखिए, 3 के सीधा में है, तो छात्रों की संख्या है ये, तो 3 छात्रों ने दो प्रश्नों के सही उत्तर दिया। ठीक। अब ये डिब्बा देखें, ये 5 के सीधा में है, दोनों लाइन। तो इसका मतलब 5 छात्रों ने 3 प्रश्न और चार प्रश्नों का सही उत्तर दिया। इस तरह ये इसका मतलब है। अब इसी के आधार पे इन प्रश्नों के उत्तर देना है। तो देखो, 5 छात्र किन 3 प्रश्नों का सही उत्तर दिया गया? 5 छात्रों द्वारा किन 3 प्रश्नों का सही उत्तर दिया गया लिखा है। तो देखो, 5 छात्रों के लिए 3 तो डिब्बा बना है। फिर 5 छात्रों की संख्या सीधा में 3 है ना, तो ये तीसरा का 3 प्रश्नों का 4 और ये 7 लिखा है। हमको 5 छात्रों ने लिखा है, तो छात्रों की संख्या में जाना था। और ये 5 छात्रों वाला में 5 छात्र वाले कुल 3 दंड आलेख बने। अब किसका किसका है? वो 3 का है, 4 का है और 7 का। तो 3, 4, 7 यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 1 का दो विद्यार्थियों ने प्रश्न 1 का 2 विद्यार्थियों ने सही उत्तर दिया। तो 2 छात्रों ने अन्य किन प्रश्नों का सही उत्तर दिया? ये कह रहे हैं। तो देखो, ये दो दो छात्र एक प्रश्न का उत्तर दिए। प्रश्न 1 का ये प्रश्न क्रमांक है, समझो। तो ये प्रश्न क्रमांक 1 का 2 छात्रों ने थे और 2 छात्र। तो ध्यान दो, इसी के बराबर में ये दोनों भी है। देखो, यानी अन्य 2 छात्र थे, वो 9 नंबर के प्रश्न का और 10 नंबर के प्रश्न का सही उत्तर दिया। तो ये ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। ये प्रश्न समझ में आया? यहाँ देखो, लिखा है प्रश्न 1 का 2 विद्यार्थियों ने सही उत्तर दिया। तो देख लो, ये प्रश्न क्रमांक 1 है, प्रश्न क्रमांक 2 है। ये प्रश्न क्रमांक है। भाई पेपर में आता है तो पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न ऐसे रहता है ना, वैसी है। तो ये पहला प्रश्न का उत्तर 2 छात्रों ने दिया। तो 2 छात्र वाला देखो, सीधा में 2 वर्ड यहाँ दंड आलेख बने। तो 9वें नंबर के प्रश्न का भी 2 छात्रों ने उत्तर दिया, 10वें नंबर का भी। तो यही उत्तर है। इसका जवाब तुम लोग देना। कितने कम छात्रों ने प्रश्न 4 की तुलना में प्रश्न 1 का सही उत्तर दिया? देखो, कितने कम छात्रों ने लिखा, तो क्या होगा उत्तर? प्रश्न 4 की तुलना में 4 को देखो। 4 4 को 4 का उत्तर दिया था 5 छात्रों ने, और प्रश्न 1 का उत्तर दिया था 2 छात्रों ने। तो उत्तर क्या होगा? क्या कह रहा है? तुलना में। जब भी तुलना में आएगा तो क्या करोगे? तुलना करते हैं तो घटाते हैं। नहीं समझ में आया? क्या किया जाता है? घटाया जाता है।
तो भैया ये देखो ध्यान से, प्रश्न 4, प्रश्न क्रमांक 4 देखो, 5 के सीधा भी, प्रश्न क्रमांक 1, 2, तो दोनों को घटाना था, उत्तर 3, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। तुम लोगों को आवाज सुनाई दे रहा है ना? यस सर। आवाज, हाँ तो पूछ रहा था तो प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहे थे ना कि देखो कितने कम कितने अधिक, और तुलना करे प्रश्न में, तुलना, ठीक है, कितने कम कितने अधिक तक प्रश्न आए तो वहां घटाना ही रहता है। अब देखना था तुम लोग को प्रश्न 4, तो नीचे प्रश्न क्रमांक है, तो 4 तो है, 5, 4 यानी 4 प्रश्न का उत्तर 5 छात्रों ने दिया था, प्रश्न क्रमांक चौथा का। अब प्रश्न 1 का उत्तर 2 छात्रों ने दिया था, तो भाई घटाना है तो जान गए, तो और क्या था, 5 में से 2 घटाना, सिंपल। चले ये प्रश्न हो गया। चलो बच्चों ध्यान से देखो, ये देखो यहाँ दिनों के नाम लिखा है नीचे में, सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि रवि, यहाँ धन राशि। सोनू ने किन 2 दिनों में समान धन राशि जमा की? देखो कौन से 2 दिनों में समान धन राशि जमा की? मंगलवार बुधवार को कि गुरुवार शुक्रवार को? पल्लवी सेंडी सर। गुरुवार शुक्रवार तुम्हारे साथ। पल्लवी का आंसर बिल्कुल सही है। अरे सिंपल सा है रे भैया, ये देखो गुरुवार का ये है, शुक्रवार का है, तो ये दोनों बराबर तो है, एक बराबर ऊंचाई है इसके दंड का। तो गुरुवार शुक्रवार को उसने समान धनराशि जमा की थी, तो यही हो भाई। समान कितना था वो, ये 9 सीधा में है लगभग, यानी कि 9 रुपया। अगला देखो प्रश्न, सोनू द्वारा दिए गए सप्ताह में जमा की गई धनराशि कितनी है? कितनी धनराशि जमा हुआ पूरा दिए गए सप्ताह में? सप्ताह में माने 7 दिनों में, या 7 दिनों का नाम लिखा है, कितना धनराशि जमा हुआ? चलो बताओ, फटाफट जोड़ो। सोमवार को कितना जमा किया था, बताओ जी। तुम लोग जानोगे कि नहीं पता चल जाएगा, क्योंकि टाइम पास नहीं करना है। सोमवार को कितना जमा, मंगलवार को नहीं पता चल रहा है, इसका मतलब किसी का जवाब नहीं आ रहा, ध्यान दो। ऑप्शन सी सर। सोमवार का बिंदु ये है, सोमवार जीरो सीधा में है, कुछ नहीं है। ऑप्शन सी सर, पहले पल्लवी जो सेंडी। ठीक है, पर जो पूछ रहा हूँ उसका भी जवाब दे दिया करो। सोमवार को देखो बिंदु ये है सोमवार का, सोमवार जीरो सीधा में, मैंने नहीं जमा किया। मंगलवार को कितना किया था, 4 रुपये। अरे इसको समझे नहीं रहे हो क्या तुम लोग? ये मंगलवार ये है, मंगलवार का बिंदु ये है, देखो ये 4 सीधा में है, 4 रुपये धनराशि रुपये में लिखा है। अब बुधवार को ध्यान से देखो, ये 8 के सीधा में है बुधवार का जो बिंदु है, तो 8 आएगा। और गुरुवार, गुरुवार 9 सीधा में है। और शुक्रवार को भी एक बराबर है। शनिवार का देखें तो ये 12 सीधा में है, देखें तो ये 14 सीधा है। बस इसी को जोड़ना था।
अब जोड़े तो 14 और 12 कितना हो गया? 26। कितना हो गया? 26। 26 और 9 35। 35 और 9 44। 44 और 8 52। 52 4 56। पल्लवी ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ऐसे करके जोड़ना था। क्या पूछा था प्रश्न में? सोनू द्वारा दिए गए सप्ताह में जमा की गई धनराशि कितनी है? तो भाई दिए गए सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो 7 दिन में उसने कुल कितना जमा किया यही तो लिखा है। इसी को जोड़ना। 56 रुपया। ठीक। चलिए थोड़ा ध्यान दो, एक आध आदमी का ही जवाब आ रहा है बस। दिए गए धन आलेख सोमवार से शुक्रवार तक एक विशेष स्कूल में विज्ञान मेले में आने वाले लोगों की संख्या को दर्शाता है। तो कोई स्कूल है, विद्यालय है, वहां विज्ञान मेला लगा हुआ था, तो लोगों की संख्या को अलग अलग दिन जो लोग आए उसकी संख्या को यहाँ लिख कर रखा है। सोमवार को जैसे तो 4 और 6 के बीच में मतलब 5 लोग आए थे। मंगलवार को देखें तो मंगलवार ये लगभग 8 के सीधा में है, तो 8 लोग आए थे। बुधवार को देखे तो ये 12 लोग आए थे। गुरुवार को देखे तो ये बीच में जा रहा है, 8 1 9 लोग आए थे। और ये 12 14 के बीच में मतलब 13 लोग आए। समझ आ गया? प्रश्न को देखो। बुधवार की तुलना में मंगलवार को आगंतुकों की संख्या में कितनी कमी हुई? बुधवार का देख लो ये है, और मंगलवार तो ये है, तो कितनी कमी हुई? याद रखो ये 100 में है। आगंतुकों की संख्या 100 में 2 लिखा है तो 200 मानना, 4 लिखा है तो 400 मानना। ऑप्शन नंबर सी। तो बताओ जी कितना का कमी हुआ? ऑप्शन नंबर सी सर। ऑप्शन नंबर सी सर। ऑप्शन नंबर सी सर। ऑप्शन नंबर सी। सर। ठीक ठीक। देखो बुधवार को 12 लिखा है, यानी 12 को हमको मानना है 1200। और मंगलवार को 8 के सीधा में है तो वो 800, तो 1200 में 400 घटाएंगे 400। 400 की कमी हुई। जब भी बताया ये भी मैं कम ज्यादा का मतलब घटाना रहता है, तो वही घटा दिए, सीधी सी बात। ठीक है, चलो माइक बंद कर दे रहे, कमेंट हो चुका है। कमेंट कर चुके हो तो माइक बंद कर। दिए गए 5 दिनों में कितने आगंतुकों ने मेले का दौरा किया? अब 5 दिन का मैं नंबर लिख दिया, फटाफट जोड़ो। ऑप्शन बी सर पल्लवी सेंडी। ऑप्शन ए सर। ऑप्शन बी सर पल्लवी सेंडी। 13 तो 25 हो गया, 25 5 30 हो गया, 8 9 17 तो 47 तो हो रहा है जी। 13 25 25 5 30 हुआ, और 8 9 17 तो 47 तो हुआ। 4700 टोटल जोड़ना था केवल। 5 दिनों का तो दिया है, 5 दिनों का जोड़ना था। 47 ऑप्शन में बिल्कुल सही जवाब। बुधवार को आगंतुकों की संख्या क्या है? ऑप्शन नंबर बी सर। ऑप्शन बी सर। ऑप्शन नंबर बी सर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। बिल्कुल सही जवाब। ऑप्शन नंबर बी सर। हो गया बी खत्म। दिया गया रेखा आलेख 5 सप्ताह में एक चैरिटी अभियान
से एकत्र की गई धनराशि को दर्शाते। ये सप्ताह की संख्या, पहला सप्ताह, दूसरा सप्ताह, तीसरा, चौथा, पांचवा, और ये एकत्रित की गई धनराशि हजार में है। हजार में मतलब ये 2 को 2000 मानेंगे, 4 को 4000 मानेंगे, ऐसा है, याद रखिए। तो प्रश्न शुरू होता है बच्चों यहाँ से, तीसरे सप्ताह में कितनी धनराशि एकत्रित की गई? ऑप्शन ए सर, पल्लवी सेंडी। ऑप्शन ए। तो ये तीसरा सप्ताह ऑप्शन नंबर ए सर। और ये किसके सीधा में? शनि के सीधा में। ऑप्शन नंबर ए, मोक्ष। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब। 5 सप्ताह की अवधि में कितना धनराशि एकत्रित किया गया? खटाखट जोड़ो। 5 सप्ताह की जो अवधि था, कालखंड था, समय था, कितनी धनराशि? तो पहला का देखो ये है, दूसरा का ये है, तीसरा का ये है, चौथा का ये, पांचवा का ये। तो पहला सप्ताह में देखो ये 4 के सीधा में, दूसरा सप्ताह में देखिए तो ये 3 के सीधा में, तीसरा सप्ताह का देखिए तो 6 के सीधा में, जोड़ते जाओ। चौथा सप्ताह का देखिए तो 8 के सीधा में, पांचवा सप्ताह का देखिए तो 12 के सीधा में। अब खटाखट जोड़ लो, 4 3 7, 7 6 13, 13 8 21, 2 23 33। ऑप्शन सी सही उत्तर, 33,000 ये वाला सही होगा। ऑप्शन बी, नंबर क्योंकि हजार में लिखा है। ऑप्शन बी 35,000 हो रहा है। 12 8 20 हुआ, 20 6 26, 26 3 29, 29 4 35। अभी चूंकि हजार में लिखा है तो 33,000 होगा, तो यही सही जवाब। थोड़ा जल्दी जोड़ा करो, ठीक है। स्पष्ट तो लिख दिया था तो भी टाइम लगाए। अगला प्रश्न, दूसरे और तीसरे सप्ताह में एकत्रित धन की वृद्धि का चौथे और पांचवें सप्ताह में वृद्धि का से अनुपात का है। अब अनुपात बताना है, तो चलो बताओ, दूसरे और तीसरे में कितना था? दूसरे और तीसरे कितना हो गया? जोड़ के बताओ तुरंत, कितना हुआ जी? ऑप्शन बी सर, पल्लवी सेंडी। कितना हुआ पहले ये भी तो बता दो। पूछ रहा हूँ, वो तो कोई नहीं बता रहा। अरे इतना सरल नहीं जान रहे हो। ये दूसरा 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 सप्ताह में 3 के तो सीधा में है, और तीसरा सप्ताह 6 के सीधा में है। तो 6 और 3 9 नहीं हुआ, इतना नहीं बता पा रहे हो? जोड़ने के लिए बोल रहा हूँ तो भी। ये दूसरा सप्ताह का दिख तो रहा है 3 के सीधा में, अभी बताया हूँ। तीसरा सप्ताह 6 के सीधा में है, तो 3 और 6 9 नहीं हुआ। कैसे कर रहे हो तुम लोग? अब आ गया चौथे और पांचवें सप्ताह। चलो चौथा सप्ताह किसके सीधा में है बताओ? किसके सीधा में दिख रहा है? 8। 8 के सीधा में। और पांचवा सप्ताह 12। 12। तो कितना हुआ? 20। 20 हुआ ना। अब ये कटेगा क्या? तो ऐसा उत्तर नहीं है इसमें। चौथे सप्ताह पांचवें सप्ताह में वृद्धि से अनुपात क्या है? ये छोड़ो, हो सकता है सीधा सीधा नहीं देख पा रहे हैं। अनुपात वाला वैसे भी प्रश्न नहीं आना। चलो इसको देखो, इसमें नहीं भूलते हैं तो टाइम पास हो।
एकत्रित धन की औसत साप्ताहिक राशि क्या है? जितना भी धन राशि हुआ उसका क्या करना है? औसत निकालना है। तो 5 सप्ताह है तो जोड़ लो पहले, फिर 5 से क्या करेंगे? औसत निकालना है तो 5 से भाग करेंगे। चलो बताते जाओ, जोड़ते हैं। सब मिला के जोड़ चुके हैं जी, 33,000 जोड़ चुके हैं ना। एक बार नहीं जोड़े हैं यहाँ पर इस प्रश्न में? बस इसको 5 सप्ताह तो 5 से भाग करना था केवल। 5 छक्का 30, बचा 5 छक्का 30, कितना आया? 6,600। ऑप्शन सी बिल्कुल हजार में बोला है तो हजार में ही तो करेंगे ना, 66,000। तो 66,000 क्यों आएगा? पहले भाग करोगे, 33,000 को तो भाग करोगे ना जी। देखो यहाँ जोड़े थे, एक बार इस प्रश्न में जोड़े थे ना, 5 सब इकट्ठा हुआ, उसको जोड़ोगे 33,000 आएगा। अब 33,000 को तुम 5 से भाग करोगे, क्योंकि औसत निकालने के लिए हमने 5 संख्या को जोड़ा है, तब 33,000 आया। तो 5 से भाग कर रहे हैं। देखो 5 छक्का 30, बचा 3, अब उतारे शून्य तो फिर 30 बन गया। 5 छक्का 30, अब क्या बचा? ये तो कट गया, 2 तो शून्य बचा है। तो 6600 तो हुआ, 6,600, ये आंसर। 65,000 कैसे होगा? भाग करोगे 33,000 को, भाग करोगे तो 33,000 से छोटा आंसर तो आएगा, बड़ा कैसे हो जाएगा? समझ आया भाई? 33,000 को तुम भाग कर रहे हो 5 से, तो भाग करने से अंश का संख्या छोटा होता है ना कि बड़ा। 66,000 कर दोगे तब तो 33,000 का तो गुना हो जाएगा उल्टा। समझ आया जी? बड़ा नहीं होता, भाग करने से अंश का संख्या छोटा होता है। चलो अगला देखिए। किस सप्ताह में सबसे कम धन एकत्रित हुआ? जल्दी बताओ, ये दिख तो रहा है। 2 सप्ताह, किस सप्ताह दूसरा में? सप्ताह, दूसरा सप्ताह, दूसरा सप्ताह। दूसरा सप्ताह में जो बिंदी है देखो सबसे नीचे है, तो दूसरा सप्ताह में सबसे कम धन एकत्रित हुआ। पहले सप्ताह में एकत्रित धन राशि 5वें सप्ताह में एकत्रित धन राशि का कितना प्रतिशत? प्रतिशत आएगा नहीं बताएंगे। लगातार किन 2 सप्ताहों के बीच एकत्रित धन की मात्रा में सबसे अधिक वृद्धि हुई? लगातार, लगातार रहना चाहिए वो सप्ताह। किन 2 सप्ताहों के बीच एकत्रित धन राशि की मात्रा में सबसे अधिक वृद्धि हुई? देखो ऑप्शन सी सर। ऑप्शन सी। देखो चौथा और 5वां लगातार सप्ताह है और बहुत ज्यादा अंतर हुआ। देखो 8 और इसमें सीधा 12, तो 4,000 का अंतर हुआ है। यहाँ देखें तो 6, यहाँ देखें जैसे तीसरा चौथा को देखो, तीसरा चौथा सप्ताह को देखें तो 6 से 8,000 हुआ, तो 2,000 का अंतर हुआ इसके बीच में। दूसरा और तीसरा को देखो तो दूसरा में 3,000 था, तीसरा में 6,000, तो 3,000 का डिफरेंस हुआ। तो कुल मिला के कहें तो ये चौथा 5वां सप्ताह में 4,000 का डिफरेंस था। तो यही इसका उत्तर है, ऑप्शन सी। समझ में आया? अभी जो प्रश्न बताया वो ये बताओ भाई। ये पूछ रहा था प्रश्न, लगातार किन 2 सप्ताह के बीच में एकत्रित धन की मात्रा में सबसे अधिक वृद्धि हुई? तो भाई जैसे 4,000 पहला सप्ताह में, दूसरा सप्ताह में 3,000, तो यहाँ वृद्धि ना होकर के कमी हुआ है, क्योंकि पहला सप्ताह में 4,000 एकत्रित हुआ धन, दूसरा सप्ताह में 3,000 हो गया, तो यहाँ पर कमी हुआ। यही केवल ऐसा सप्ताह है जिसमें कमी हुआ, बाकी में बढ़ा है। फिर देखो ये 6,000 हुआ तीसरा सप्ताह में, तो यहाँ से फिर 3,000 बढ़ गया। इसमें देखें
तो चौथा सप्ताह में 8,000, तो यहाँ फिर 2,000 बढ़ा। और 10वां सप्ताह सीधा 5वां सप्ताह में 12,000, यहाँ सीधा 4,000 बढ़ गया। ठीक है, ऐसे। तो ये प्रश्न भी कंप्लीट हुआ। इसमें आते हैं अब बच्चों, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न शुरू। इसी तरह के प्रश्न जवाहर नवोदय विद्यालय में ज्यादातर पूछे गए। तो ये समझने वाला प्रश्न है, ध्यान से देखो। ध्यान दो, एक दुकान में 3 दिनों में बिकने वाले आम चित्रालेख में दर्शाए गए हैं। चित्रालेख वाला प्रश्न, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। अब यहाँ ध्यान क्या देना रहता है ये समझो। इसमें इस निर्देश को पढ़ना बहुत जरूरी है, तभी हल कर पाए। निर्देश में क्या लिखा है? एक आम का चित्र बराबर होता है 20 किलोग्राम आम। हमको यहाँ एक आम का जो चित्र है, हर एक आम को 20 किलोग्राम मानना। तो बताओ मुझे, ये सोमवार को कितना आम उसने बेचा होगा? एक आम 20 किलोग्राम के बराबर है ना। तो 160 गिनोगे किलो। इसको तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 आम का चित्र बना है, तो 8 दूनी 16, यानी कि 160 किलोग्राम हुआ। उसी तरह इसमें गिने तो 4, 4, 8, 2, 10। तो 10 का मतलब 200 10 दूनी किलोग्राम है। 200 किलोग्राम बेचा है। बुधवार को गिनो तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो 12 दूनी 24, 240 किलो। 300, 12 तो है। नहीं, 240 में 12 है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो 12 दूनी 24, 240 किलोग्राम हो गया। अब प्रश्न को समझो। यदि 3 दिन के पश्चात दुकानदार के पास 120 किलोग्राम आम बचे, तो उसके पास सोमवार को आरंभ में कितने आम थे? चलो जी बताओ। ऑप्शन ए सर, 8 आम थे। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। चलिए, तो उसने 3 दिन में आम बेचा, उसको पहले जोड़ लेते हैं। अरे भैया, तुम लोग प्रश्न को सुने हो, क्या कह रहा है वो? यदि 3 दिन के पश्चात दुकान किलोग्राम आम बचे हैं, अभी बचे हैं, तो उसने तो 600 किलोग्राम बेचा। इसमें एक भी जगह प्रश्न में पूछा है उसने कितना आम बेचा? पूछा है? नहीं। तो तुम लोग क्यों बता रहे हो कितना बेचा? उसका उत्तर, उसने 3 दिनों में सोमवार, मंगलवार, बुधवार को 600 किलोग्राम कुल बेचा। तो अभी उसके पास 120 किलोग्राम बचा भी तो है, ये भी तो लिखा है पगली लोग। तो 720 किलोग्राम तो बचा जी। कैसे? ये 3 दिनों में बेचा, उसके बाद भी उसके पास अभी 120 किलोग्राम बचा है। तो शुरू में जो बचा है वो भी तो उसके पास रहा होगा। समझ रहे हो? जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई भी दूसरा चीज सोच के देखो। एक आदमी टमाटर लेके आया, अब 3 दिनों में एक दिन 50 किलो बेचा, एक दिन 70 किलो बेचा, एक दिन 60 किलो बेचा। अब 3 दिन बेचने के बाद भी अभी उसके पास 80 किलो और बचा है। तो कुल मिला के ये बचा है, ये आए 3 दिनों में बेचा वो, तो सब मिला के तो लिया था ना एक साथ। हो लिया था कि नहीं लिया था? भाई बचा है, इसका मतलब वो भी खरीद के लाया था उसी दिन, सोमवार से पहले।
तो ये कितना बेचा और कितना बचा है, याद रखना। इसको जोड़ोगे तभी शुरू में कितना था ये पता चलता है। समझ आया? ऐसे भी सोच सकते हो, 5 रुपया का तुमने बिस्किट खाया, 10 रुपया का कुरकुरे खा दिया, हाँ? और 20 रुपया का आइसक्रीम खा दिया, तो भी तुम्हारे पास 30 रुपया बचा है। अभी बचा है 30 रुपया। तो इसका मतलब कितना पैसा तुम लेकर आए थे घर से, तो सबको जोड़ोगे तभी तो जानोगे कितना खर्च किया और कितना बचा है। तो खर्च और बचत को जोड़ने से पता चलता है कि शुरू में कितना था। सबको समझ में आया ये प्रश्न? आया जी? क्यों जोड़े? यस। समझ में आ गए? चलो, ये प्रश्न, निम्न चित्रालेख एक रेहड़ी वाले द्वारा 4 दिनों में एक डिब्बे में से संतरों के एक डिब्बे में से बेचे गए संतरों की संख्या को दर्शाता है। ये दिन का नाम है, यह बेचे गए संतरों की संख्या। तो मैंने बोला है ना पहले, ये निर्देश को पढ़ लेना। निर्देश में क्या लिखा है देखो, एक गोला 15 संतरों को निरूपित करता है। यहाँ एक गोला का मतलब एक संतरा नहीं है, एक गोला माने 15 संतरे हैं। तो बताओ सोमवार को उसने कितना संतरा बेचा? 30। एक गोला 15 है तो 15 दूनी 30 संतरे। अब बुधवार को 45। 45। ठीक, 45। और शुक्रवार को 90, 90। और रविवार को 60। 60। ठीक। अब इतना में समझ आ गया होगा, देखना। यदि रेहड़ी वाले के डिब्बे में अभी भी 25 संतरे बचे हैं तो डिब्बे में कुल कितने संतरे थे? चलो इस बार गलत कमेंट नहीं आना चाहिए। तुम लोग सुविधा के लिए लिख दे रहा हूं। चलो फटाफट जोड़ो। ऑप्शन सी सर। ऑप्शन सी सर 250। 250। 250। यस। चलो जोड़ लेते हैं, 4 3 7, 7 9 16, 16 6 22, अब इसमें 25 बचा है। 250 बिल्कुल सही जवाब। तो समझ आ गया ना कितना बचा है और कितना बेचा गया, दोनों सब मिला के जोड़ना है, तब वो शुरू में कितना था ये आएगा उत्तर। चलिए ये प्रश्न ध्यान दीजिए। निम्न व्यापारी द्वारा सप्ताह के प्रथम 5 दिनों में बेचे गए संतरों की टोकरियों की संख्या दर्शाता है। अब एक डिब्बा बराबर क्या लिखा है, संतरों की 10 टोकरियां। इसी निर्देश को पढ़ना है बच्चों। इसके आधार पे आपको बगल में लिख देना है, तो प्रश्न का उत्तर तुरंत आ जाएगा। तो एक टोकरी 10 संतरा है तो 4 टोकरी 40 होगा, 40 टोकरी। अब ये 6 है तो 60 टोकरी, 3 है तो 30 टोकरी, 4 है तो 40 टोकरी, और 6 है तो 60 टोकरी। अब प्रश्न का उत्तर दो। यदि उसके पास अभी भी 270 टोकरियां हैं तो उसके पास आरंभ में कितनी टोकरियां थी, उसने कितने प्रतिशत टोकरियां बेची? तो हमको प्रतिशत को नहीं जानना है, आरंभ में कितनी टोकरियां थी केवल यही बताओ।
500 500 आया। 500 जोड़ते हैं 6 4 10, 10 3 13, 13 4 17, 17 6 33, 33 23, 23 7 30, हासिल 3, 500 500। 500 उत्तर ठीक है। 500 उत्तर ठीक है। प्रतिशत से हमको मतलब नहीं है क्योंकि प्रतिशत का सवाल नहीं है। ठीक, चलिए बच्चों, बिल्कुल सही जवाब था। अब ये प्रश्न आ गया। चित्रालेख में एक व्यापारी द्वारा सप्ताह के पहले 4 दिनों में बेचे गए आम के डिब्बों की संख्या दर्शाई गई। एक डिब्बा बराबर देखो कितना लिखा है, इसी को पहले देखना। तो एक डिब्बा यानी एक त्रिभुज जैसा बना है, वो 100 डिब्बा को दर्शाता है। तो यहाँ 4 डिब्बा है, 4 त्रिभुज है, माने ये 400 होगा, ये भी 400 होगा, ये 5 ठो है तो 500 होगा, 2 ठो है तो 200 होगा। अब प्रश्न पढ़ो। यदि व्यापारी के पास 4 दिनों की बिक्री के पश्चात भी 125 आम के डिब्बे बचे हुए हैं तो आरंभ में उसके पास कुल कितने डिब्बे? तो चलो सेम टू सेम प्रश्न। 1625। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी सर। ऑप्शन नंबर डी सर। ऑप्शन नंबर डी। चलिए 4 4 8 2 10 5 15, 1500 रुपया उसने 1500 बेचे, 1500 डिब्बे, 25 बचा है यानी 1625 बिल्कुल सही जवाब। चलिए यहाँ पर तो ये वाला प्रश्न खत्म हो गया बच्चों। चलिए देखिए बच्चों, पहला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित संख्याओं को अंकों में लिखिए लिखा है। 9,05,04,001। चलो बताओ भाई कौन सा? ऑप्शन नंबर ए सर। ऑप्शन ए सर। ऑप्शन नंबर ए सर। ए बिल्कुल सही जवाब है। पहली बात देखो, इसमें जो कॉमा लगा है ये अल्प विराम का चिन्ह, ये भारतीय संख्या पद्धति के आधार पे लगा है। सैकड़ा के आगे फिर पहले 3 अंक के आगे लगता है, उसके बाद 2 अंकों के आगे। इसमें देखो एक जगह कामा लगा दिया, इसमें एक जगह कामा लगा दिया, इसमें लगाया ही नहीं। तो ये भी पता चलता है कि ये सही नियम से लिखा है। दूसरा चीज देखें 4001 लिखा है, तो 4001 मतलब 1000 के स्थान पे 4 लिखाना चाहिए, तभी तो 4000 पढ़ेंगे। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, देखो 1000 में 4 लिखा है तो 4000 है। इकाई में 1 लिखा है तो 4001 पढ़ेंगे। यहाँ पर वैसा नहीं लिखा है, यहाँ ये 10,000 की जगह में लिखा है यानी 40,000 लिखा है, जबकि 4000 होना चाहिए। यहाँ पर भी 40,000 लिखा है, यहाँ तो 400 लिखा है। तो 3 ऑप्शन तो गलत हो गए ना। ठीक, तो गलत करने का तरीका आना चाहिए, सही उत्तर अपने आप मिल जाता है। संख्या में देखो 95,534 में 8 का स्थानीय मान कौन क्या होगा? 8 का स्थानीय 1000 वाले स्थान में है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब। अगला देखें, जो प्राकृत संख्याएं खाली स्थान से पूर्णतः विभक्त हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। किससे विभक्त होता है उसकी सम संख्या? नंबर बी। याद रखो बच्चों, जो प्राकृत संख्या, यहाँ एक चीज भी याद रखना, जो सम संख्या विषम संख्या होता है वो प्राकृत संख्या होता है। कभी भी पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या सबको हम नहीं बोल सकते सम विषम। जैसे शून्य क्या है, सम है कि विषम है? सम है कि विषम है? शून्य क्या
सम है कि विषम है? शून्य दोनों नहीं है, क्या है? दोनों नहीं है। बोलो जी। वेदांत क्या बोल रहे थे, नहीं सुनाई दिया मुझे। शून्य सम और विषम दोनों नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जवाब। सम और विषम दोनों नहीं है। अगर मैं तुमसे पूछूं कि क्यों नहीं है कहूंगा तो क्या जवाब दोगे? सर क्योंकि शून्य अंक ही नहीं होता है, शून्य नहीं है। नहीं नहीं, शून्य सर सम विषम शून्य क्यों नहीं है, ये प्राप्ति उत्तर। संख्या नहीं होता है। हाँ, यही जवाब, सही जवाब। बच्चों, मैंने क्या कहा पहले कि सम विषम संख्या हम उसे बोलेंगे जो प्राकृत संख्या रहे। चूंकि शून्य प्राकृत संख्या ही नहीं है, ये तो पूर्ण और पूर्णांक संख्या में आता है। शून्य को पूर्ण संख्या बोल सकते हैं, पूर्णांक संख्या बोल सकते हैं, लेकिन प्राकृत संख्या नहीं बोल सकते। और सम विषम कहलाने के लिए प्राकृत संख्या होना जरूरी है। तो शून्य चूंकि प्राकृत संख्या नहीं, हम शून्य को ना तो सम संख्या बोलेंगे ना ही विषम संख्या बोलेंगे। इस बात को अच्छे से याद रख लो। मैं हर क्लास में बताता हूं जब ये संख्या पद्धति का क्लास चलता है। और शून्य के बारे में स्पेशल वीडियो बना है, उसमें भी बताया हूं। समझ रहे हो? तो याद रखना, शून्य ना तो सम है न विषम है, लेकिन पूर्ण संख्या है, अपूर्णांक संख्या है। अपूर्ण पूर्णांक संख्या से मतलब नहीं रहता सम विषम का, प्राकृत संख्या से। तो कोई भी प्राकृत संख्या को 2 से विभाजित करोगे ना बच्चों, और शेष फल शून्य आएगा, तभी वो संख्या सम कहलाता है। अगला प्रश्न देखें इस बार। जो प्राकृत संख्याएं खाली स्थान से पूर्णतः विभक्त ना हो, उन्हें विषम संख्या कहते हैं। देखो जी, 4 ऑप्शन ऑप्शन नंबर दिया ए गया सर। है, 2 3। इससे विभक्त नहीं होगा तो ये विषम बोलेंगे। ऑप्शन नंबर बी सर। ऑप्शन बी। नंबर ए सर पहला। ऑप्शन नंबर ए। अरे बी वाला कहाँ से आ गया? 2 से विभाजित ना हो, ना हो, ना हो, ना हो लिखा है। तो 2 से विभाजित जो 5 को 2 से विभाजित करो ना, नहीं होता, एक शेष फल बच जाता है। तो विभाजित ना हो, विभक्त ना हो का मतलब क्या है? भाग करने पर शेष फल बचे। भाग करने पर शेष फल बच जाए, इसका मतलब विभक्त नहीं हो रहा है। तो ऐसी संख्या विषम संख्या कहलाता है। तो इसको जांचने का नियम क्या है? 2 से पूर्णतः विभक्त जो संख्या नहीं होगा वही विषम संख्या कहलाएगा, और जो विभक्त हो गया वो सम संख्या। क्लियर? ध्यान दो, बहुत कंफ्यूजन में हो जो 3 बोले। ऐसी प्रत्येक प्राकृत संख्या जिसके 2 तथा केवल 2 गुणनखंड कौन सी संख्या कहलाती है? केवल 2 गुणनखंड है। तीसरा सर, ऑप्शन नंबर तीसरा। अभाज्य संख्या कहलाती है। याद रखना, जैसे 3 के केवल 2 ही गुणनखंड है, 1 और 3। 5 के केवल 2 ही गुणनखंड है, 1 और 5। 7 के केवल एक ही खंड है, 1 और 7। लेकिन 9 के 3 गुणनखंड है, 1 3 9। इसलिए 9 को अभाज्य संख्या नहीं कहते, ये भाज्य संख्या है। 9 भाज्य संख्या है क्योंकि इसके 3 गुणनखंड। लेकिन जिसके 2 ही गुणनखंड हो, कौन कौन सा? 1 और वो स्वयं। अभाज्य संख्या का गुणनखंड क्या होता है? एक तो 1 होता है, और दूसरा वो संख्या स्वयं होता है। देख लो, 5 का गुणनखंड 1 और 5, 3 का गुणनखंड 1 और 3, 7 का गुणनखंड 1 और 7।
यानी अभाज्य संख्या के जो दो गुणनखंड होते हैं उनमें से एक एक होता है और एक वो स्वयं संख्या है। अब केवल दो ही गुणनखंड होता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वाला वीडियो मेरा देख लेना, एक प्रश्न श्योर आता है अभाज्य संख्या। अभी रिवीजन करोगे देखोगे देखोगे निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है? कौन अभाज्य संख्या है, कैसे जानेंगे? हाँ जी, कैसे जानेंगे? ये तो थोड़ा बड़ा संख्या हो गया, हमको एक से की अभाज्य संख्या के बारे में पता, तो इसके बारे में कैसे जानेंगे? इस तरह का प्रश्न दरअसल नहीं आया है। इस तरह का प्रश्न अभी तक नहीं आया है, तो इससे संबंधित अलग से जब क्लास चलेगा उसमें बताऊंगा, ठीक है। इसका एक अलग नियम है, लेकिन इतना बड़ा प्रश्न नहीं आता भाज्य संख्या। हमको प्रश्न पूछेगा भाज्य संख्या में 1 से 100 तक का, केवल ये प्रश्न नहीं पूछेगा, ये बड़े कक्षाओं का। चलो अगला। अंकों 4, 0, 7, 2 तथा 1 से बनने वाली छोटी से छोटी 5 अंकों की सम संख्या कौन सी है? चलो देखो कौन सी है? ऑप्शन नंबर 3 सर। ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर। देखो बच्चों ध्यान दो, अगर मैं इस संख्या से, ये दिए गए अंकों से संख्या बनाऊंगा, छोटी से छोटी लिखा, तो छोटी से छोटी बना सर लेकिन अंशुल 4 तो पहले में होता है ना, लेकिन 7 पहले में दिया है। पहले ध्यान से देखो, ध्यान से सुनो, ध्यान से देखो क्या लिखा है। छोटी से छोटी 5 अंकों की संख्या बनाना है। पहले संख्या ही बनाते हैं। तो संख्या बनाते हैं, छोटी छोटी संख्या क्या करते हैं, छोटा अंक शुरू में 0 के अलावा, 0 को दूसरे नंबर पे लिखते हैं। अब 1 से बड़ा 2 है, 2 से बड़ा 4 है, 4 से बड़ा क्या है, 7 है। ये बन गया 4, 0, 7, 2, 1 से बनने वाली सबसे छोटी संख्या, यानी छोटी से छोटी संख्या। लेकिन प्रश्न कहता है कि सम संख्या बनाओ। तो सम बनाने के लिए क्या करते हैं, इकाई तरफ से ढूंढते आते हैं। तो 7 तो विषम अंक है, 4 सम अंक है, तो बस ये 4 को उठा के ले जाएंगे 7 के मन पार इकाई में लिख देंगे। तो इस तरह क्या बना, 4 को उठा के 7 के पीछे ले गए, तो 10,274। देखो 10,274 लिखा है ऑप्शन 3 में। अब पूछो हिमांशी, तुमको क्या समझ में नहीं आ रहा है? सर मैं शाम को नहीं देख रही थी। शाम को नहीं देख रही थी, इसलिए बोल रही थी कि ना कि 4 पहले में नहीं है करके। सम संख्या का मतलब होता है हमको इकाई को देखना रहता है। अगर इकाई में 0, 2, 4, 6, 8 ये कुल 5 अंक होते हैं, अंक से मतलब है अगर इकाई में 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी एक अंक रहेगा तो हम उसको सम संख्या कहते हैं। ये संख्या को पहचानने का तरीका है। यहाँ 0 लिखने का मतलब 0 सम संख्या है ऐसा नहीं है, इकाई में रहेगा, इकाई में 0 रहेगा। जैसे 10 की इकाई में 0 है, 100 की इकाई में 0 है, 50 की इकाई में 0 है, तो देखते ही कह सकते हैं कि ये सम संख्या। 0 सम संख्या नहीं है। अगर किसी संख्या की इकाई में 0 लिखा है तब वो संख्या सम संख्या हो सकती है। तो ये याद रखो, जब भी सम संख्या पूछे तो पहले उस संख्या से तुम बना लो छोटी से छोटी संख्या का है, तो छोटी से छोटी संख्या। अब इकाई तरफ से देखते आओ सम अंक कौन सा है, तो इकाई में तो 7 एक विषम अंक है, फिर दहाई में देखे तो सम अंक है, बस दहाई के अंक को मैंने इकाई में ले गया। ठीक, ये नियम है बनाने का।
कोई दी गई संख्या खाली स्थान से विभक्त तभी होगी जबकि इसका इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई हो। अब देखो इकाई में ये अंक रहेगा तो किससे विभक्त है? 2 से। अभी ऑप्शन तो नंबर है बताए सर। हैं तुम लोगों ऑप्शन को। नंबर है। हाँ? ऑप्शन है सर। ऑप्शन नंबर है। नंबर एक बिल्कुल सही। अभी बताया हो तुम लोगों को ये। अभी बताया ना जी कि सम संख्या की इकाई का अंक अगर 0, 2, 4, 6, 8 रहे तो उस संख्या को तुरंत हम कह सकते हैं कि वो सम संख्या है। और इसके पहले वाला प्रश्न में बता चुका हूं कि सम संख्या 2 से विभक्त होता है। तो कोई दी गई संख्या 2 से विभक्त तभी होगी जबकि इसका इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई हो। कोई में इस पांचों अंक में से कोई भी एक अंक है। ठीक, जवाब बढ़िया दिए। कोई दी गई संख्या खाली स्थान से विभक्त तभी होगी जब इस संख्या के अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभक्त है। ऑप्शन नंबर दूसरा सर। 3। ए अंकों का योग 3, 3 से विभक्त, इसका मतलब है बच्चों मान लो मैंने 15 लिखा तो 15 के 3 से अंकों को विभक्त जोड़ोगे तो होगी। 6 है। अब 6 3 से पूरी तरह विभक्त हो जाता है। ये 3 के विभाज्यता का नियम है। कोई भी संसार में संख्या दिया हो, कोई भी संसार में संख्या दिया हो, अगर अंकों का योगफल अगर 3 से विभाजित हो गया, जैसे 375 लिखा है तो अंकों का योगफल करेंगे कितना होगा? 15। अब 15 3 से विभाजित हो जाता है, इसका मतलब 375 भी 3 से विभाजित हो जाएगा। अंकों का योगफल अगर 3 से विभाजित हो गया तो वह पूरा संख्या भी 3 से विभाजित हो जाता है। तो अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभाजित है, मतलब वो 3 से विभाजित होगा वो संख्या। विभाज्यता का नियम पर आधारित प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 से पूर्णतः विभक्त होगी? अब नियम बता दिए अभी, अब तुम लोग बताओ कौन सा संख्या है इसमें से जो 3 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी? अंकों का योगफल कर करके देखो इसका कितना। नहीं देखो। 8, 7, 15, 5, 20, 20 यह हो गया 28। ऑप्शन नंबर तीसरा सर। तीसरा 8, 7, 15, 20 और 20 और 10 30। ठीक, 30 3 से विभाजित हो जाते हैं। 30 अंकों का योगफल 30 आएगा, 30 3 से विभाजित हो जाता है, इसका सर ये मतलब 2 ये से भी विभाजित 3 होगी से ना? विभाजित। कौन सा? ये 2 से भी विभाजित होगा। हाँ, सम संख्या है तो 2 से भी होगा। संख्या है इकाई में तो। सम संख्या नहीं, इकाई में तो होगा ही, लेकिन यहाँ तो प्रश्न 3 के बारे में पूछ रहा है ना। 3 के बारे में पूछ रहा है तो यहाँ तुमको केवल अंकों का योगफल करके देखना था। जैसे ही 28 आया, 30 आया, इसको जोड़े तो 8, 7, 15, 5, 20, 20 और 9 29 हुआ। तो ये 9 तो 3 29 तो 3 से विभाजित नहीं होता। 8, 7, 15, 5, 20, अब 20 30 31 हुआ है, 31 नहीं होता, केवल 30 ही 3 से विभाजित होता है। तो यही संख्या बस विभाजित हो। क्लियर? समझ में आ गया होगा। चलो बच्चों, तो आज का क्लास यही समाप्त करेंगे।